द न्यूज़ के खास शो सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी सिंह और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सच्चिदानंद उपासने जी, भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता हैं, और दूसरी तरफ बैठे हैं सुरेंद्र वर्मा जी। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है सर। और आज की इस चर्चा का विषय है धूप में जलता जवान, क्या है इसका समाधान। बात को शुरू करते हैं कि अंधेरा है या तेरे शहर में उजाला है, अंधेरा है या तेरे शहर में उजाला है, हमारे जख्म पे क्या फर्क पड़ने वाला है। और बताओ ऐसा कोई अस्पताल है कि नहीं, बताओ ऐसा कोई अस्पताल है कि नहीं, हमारी रूह के अंदर भी एक छाला है। जी हाँ, टेम्परेचर तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। गर्मी अपना असर दिखाने लगी है और इसमें अगर कोई जल रहा है तो वह यातायात का पुलिस है, यातायात के पुलिस बल का जवान है। साथ ले जाया गया पानी भी गर्म हो जाता है। विशेष परेशानी उन बच्चियों को होती है, उन महिला जवानों को होती है जो वहाँ ड्यूटी करती हैं और उनके जाने के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं होती। तो वहीं 40 डेसिबल तक का साउंड सुनना तो ठीक है, लेकिन जब इसी साउंड की फ्रिक्वेंसी 80 से 103 डेसिबल तक पहुंच जाती हो तो एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि इससे बहरापन भी आ सकता है। और हमारे जवान तकरीबन अपनी ड्यूटी के दौरान इस साउंड को झेलते हैं और यही कभी कभी उनके हाइपर होने का कारण भी बनता है। आइए सबसे पहले समझते हैं सच्चिदानंद उपासने जी से, क्योंकि इनका मकान भी उसी जगह पर है जहां पुलिस लाइन का व्यस्ततम चौराहा है। इनको भी अक्सर इससे परेशानी होती होगी। तो उपासने जी आप बताएं क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। परेशानियां तो हर पल हर क्षण है जी। और जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद से जी। सबसे शोषित पीड़ित कोई है तो वो ट्रैफिक का जवान है, हमारे पुलिस के जवान हैं। बिल्कुल। आज जिस प्रकार से कम वेतन पर वे काम करते हैं, जी। सुविधाओं का तो अभाव ही मानो उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता है। जी। आज़ादी के बाद से उन पर कोई विचार ही नहीं हुआ। पहले तो कमोबेश हम छोटे थे तो देखते थे जी कि चौक में बीच में छतरियां लगा हुआ करती थी। जी। उन छतरियों के नीचे वो जवान खड़े रहते थे और चारों तरफ का अपना चौक का ट्रैफिक संभाला करते थे। जी। लेकिन आज तो वो छतरियां भी गायब हो गई। जी। आज तो पूरी तरह से वे धूप में कहीं छांव में खड़े होते हैं। पूरा धूप जिस प्रकार से आपने कहा वो जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, ठंड जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बारिश जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने उस पीड़ा को छुपाने के लिए और अपना आश्रय ढूंढते हैं। जी। और उस आश्रय ढूंढने में कमोबेश वो भी मनुष्य ही है, उनका भी शरीर है, उनकी भी मन मस्तिष्क आत्मा है और उनको भी यही पीड़ा होती है जो हम कार में बैठे हुओं को होती है, मोटरसाइकिल में चलने वालों को होती है, घर में एसी में आराम करने वालों को होती है। जी। तो निश्चित रूप से आज जब वे इस पायदान पर होते हैं, जब उनको तेज धूप होती है जी। और वे जब उससे बचाव के लिए कहीं छांव में जाते हैं और उसी समय बड़े बड़े एक्सीडेंट जो है आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल उसी समय आपको, और एक तो जो आधुनिक तकनीक हो गई है जी कि आज हर चौक पर माइक लगे हुए हैं, उसमें कोई ना कोई बोलता रहता है जी कि ट्रैफिक के नियमों को निर्देश देते रहता है, वो भी उसको दिन भर सुनना है। जी। जो भोंपू आजकल नौजवानों की गाड़ियों में बजते दिखते हैं, जी। कोई ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं करना चाहता। जी। लाल बत्ती में भी वे उसी प्रकार से जैसे हरी बत्ती चल रही हो जी वैसे ही वे गाड़ियां दौड़ाते हैं। जी। और उस समय वो पुलिस का जवान दौड़ता हुआ जब उसको पकड़ता है जी तो कमोबेश उसके जख्मी होने की, उसके एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं उसकी बनी हुई होती हैं। जी। एक और छोटी सी घटना और गुंडा राज जिस प्रकार से चलता है, जी, जो नियमों को तोड़ते हैं जी, वो मानो ऐसा मानते हैं कि नियम उनके लिए है ही नहीं। बिल्कुल। और पूरी तरह से वे उस जवान पर टूट पड़ते हैं और टूट पड़ के उसको अपमानित सरेआम करते हैं। जी। वो अपमान का घुट पी कर रह जाता है और जी। कोई बोलने वाला, उसका बचाव करने वाला नहीं होता है।
बल्कि उसको गाली देने वाले ही होते हैं। जी, 1 साल पहले की थोड़ी सी घटना आपको आपके संस्मरण में ला दें कि सिद्धार्थ चौक पर एक जवान अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान एक बुलेट वाले रसूखदार व्यक्ति वहां पहुंचते हैं। वो उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश करता है और वे उसे धक्का मार कर निकल जाते हैं। जवान गिरता है, उसे मेकाहारा ले जाया जाता है और रास्ते में वो दम तोड़ देता है। क्या वर्दी पहन लेने से हमारे परिवार का इंसान हमारा दुश्मन हो जाता है? नहीं, निश्चित रूप से ये मनोवृत्ति जो है जी, हमारी सोच, समाज की सोच बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसमें एक प्रकार से जो परिवर्तन आना चाहिए सोच में, उसके लिए कहीं न कहीं बहुत पहले से ही, बचपन से ही, जी, और मैं मानता हूँ कि शिक्षा का एक अंग यह भी बनाना चाहिए बिल्कुल। कि हमारे पुलिस के जवान दिवाली नहीं मनाते हैं, जी, होली नहीं मनाते हैं। बिल्कुल। हमारा जो जवान नए साल की सेना छुट्टी पर नहीं मनाते। लड़ता है वो सबसे दूर होता है, परिवार से दूर होता है, नए बिल्कुल। वर्ष की छुट्टी नहीं मनाते हैं। और जब हम फटाके फोड़ते हैं तो वो हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। चौराहे। जब अब चौक पर हम जाते हैं तो हमारी जान की सुरक्षा के लिए रहते हैं, लेकिन हम उनकी भी अनदेखी करते हैं। जी, तो ये जो भाव है, ये कहीं ना कहीं परिवर्तित करना होगा। इस भाव को जब तक हम पूरी तरह से ट्रैफिक के नियमों का बचपन से ही पालन, पहले हम देखते थे कि कहीं ना कहीं स्काउट एंड गाइड के बच्चे जी, और आपको सड़कों पर दिखते थे, जी, तो उनको वो ट्रेनिंग बचपन से ही उनके मनोमस्तिष्क में स्कूल से भरी जाती थी। जी, लेकिन आजकल वो भी बंद हो गया। जी, आज वो केवल इसलिए था कि आप उनके दर्द को समझे, उस जी। ट्रैफिक के जवान के दर्द को समझे, उसकी पीड़ा को समझे, उसको जो जिस प्रकार की तकलीफें होती है वो आप भी सहन करने की स्थिति में हो सकते हैं क्या, जी। जो वो सहन करता है। ये मस्तिष्क में बाल्यकाल से ही उस स्काउट एंड गाइड और जो सामाजिक संस्थाएं जी, समय समय पर इस प्रकार के प्रयोग करा करती थी, जी। मुझको लगता है वो भी अब बंद दिखाई देती हैं। इसमें किसी प्रकार की सड़कों पर या चौक चौराहों पर वो बच्चे नहीं दिखते, वो बच्चियां नहीं दिखती जी। जो इस प्रकार की कवायद करते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हूँ। आपने मेरे चौराहे का उदाहरण दिया है, जी। मैं अपने चौराहे का बताता हूँ कि जो जिस प्रकार से वो बेचारा पुलिस वाला जवान खड़ा रहता है, सुबह से रात तक, सुबह 5-6 बजे से आ जाता है, जी। रात तक उसकी ड्यूटी होती है। जी। जो जिस प्रकार से पेट्रोल पंप लगा हुआ है बाजू में, जी। नियमों को ताक में रखकर लोग बिना नियमों को पालन किए और पूरी तरह से उसके नियम कानून का उल्लंघन करते हुए वो उसको तोड़ते हुए जाते हैं और ऐसा शेर दिल बनकर जाते हैं कि वहां पर मानो उनका वो अधिकार बन गया है उस पुलिस के जवान से भिड़ने का कि मेरे को पेट्रोल लेने जाना है। इस प्रकार की उसको धौंस दिखाकर जो है वहां से जाते हैं। वो बेचारा अकेला जवान कितने लोगों को रोकेगा, कितने लोगों से वो पंगा लेगा, कितने लोगों की गाली खाएगा, अंततः बेबस होकर वो छूट कर देता है कि जाने दो, मेरी ही नहीं। सर, एक तबका और है, थोड़ी सी निगाह उस पर भी डाल ली जाए। एक तबका है नाबालिग बच्चों का। बड़े घर के रसूखदार परिवारों के बच्चे प्यार दुलार के मारे उनके हाथ में एक्टिवा और तमाम हाई स्पीड वाहन पकड़ा दिए जाते हैं। न हेलमेट, न मास्क और न ट्रैफिक के नियम, सब कुछ उनके पापा के मोबाइल में है। और पकड़े जाने पर बेखौफ वे उनके अपने पिता को या अपने परिजनों को फ़ोन लगाते हैं और उनके परिजन सीधे किसी न किसी रसूखदार अफसर या किसी रसूखदार नेता को फ़ोन लगाकर उस जवान को खरी खोटी सुनाते हैं। ये कहाँ तक उचित है ट्रैफिक के नियमों में? नहीं, जिस प्रकार का ये, मैं तो अभिजात्य वर्ग के लोगों से और उन संपन्न लोगों से जी, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार की गाड़ियां धरा देते हैं जी, और उनको एक प्रकार से छूट दे देते हैं, जो एक लाइसेंस के भी अधिकारी नहीं होते हैं अपनी उम्र के दराज में, जी, लेकिन उनको इस प्रकार का वाहन थमाकर वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक करते हैं, जी, उनको स्वतंत्र कर देते हैं। और वही जब पकड़ाते हैं तो वो कहीं न कहीं उन पर राजनीतिक दबाव या फिर अपने रसूख का प्रभाव, रसूख का प्रभाव जी, दबाकर वो उन पुलिस के जवानों को शर्मिंदा कर देते हैं, उनको अपमानित कर देते हैं। जी, लेकिन मैं मानता हूँ एक बात और, जी, कि ट्रैफिक के नियमों को भी हमको कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये ढिलाई होती है। इसलिए ढिलाई को, कानून को तोड़ने वाले भी ये जानते हैं कि कानून तो लचीला है, जी, कानून को तोड़ने की का अधिकार हमको मिला हुआ है। यदि कोई नेता जो है, यदि ये कहते, मैं स्वयं जानता हूँ कि मेरी पुत्री को जब यहाँ पर शहर में, और ये कहा गया था कि कोई लड़कियां जो है अपने मुंह को ढक कर नहीं जाएंगी, जिस प्रकार से बीच में एक नियम बना था, जी, और उसको कालीबाड़ी चौक पर पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया। उस बच्चे ने, मेरे पुत्री ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने कहा कि नहीं, तुमको 200 रुपये जो कह रहा है उसको दे दो, गलती तुमने की, अखबार तुमने पढ़ा है, पढ़ी लिखी हो,
तो इस प्रकार से हमको नियम जो है ये सदैव के लिए रखना चाहिए। यदि आपने कोई नियम बनाया है जी तो आपको, यदि ट्रैफिक के नियमों को, तो आप कैमरे लगा रहे हैं, जी यदि कैमरे आपने लगाया है तो तत्काल उसका क्रियान्वयन होना चाहिए जी कि जिसने भी लाल बत्ती को तोड़ा, जिसने भी 3 सवारी या जिसने भी नशा करके बिल्कुल, गाड़ी चलाई, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको सख्ती से उसके घर जाना नोटिस जाना चाहिए, जैसे विदेशों में होता है, बड़े महानगरों में चालू हो गया है। तो जब तक जी। ये कार्रवाई नहीं होगी तो ये बच्चों की बात जो कर रहे हैं आप, वो जी। बच्चों पर भी नियंत्रण लगेगा, उनके पालकों का भी मनोबल गिरेगा और वो भी नियमों का पालन करना प्रारंभ करेंगे कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यदि उन छोटे बच्चों को देता हूं तो कल जी। चालान मेरे घर पे आएगा जी। और मुझको जाकर कोर्ट में। आइए एक बार देख लेते हैं समीर वर्मा जी से, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र वर्मा जी से, कि वो इस पूरे परिदृश्य को किस निगाह से देखते हैं। सुरेंद्र जी। सिंह साहब, निश्चित रूप से भय मुक्त वातावरण देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार का कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता से। और हम शहरों की बात करें तो निश्चित रूप से ट्रैफिक के जो जवान हैं जी उनके प्रति हमारा न केवल सरकार बल्कि मैं तो ये अपील करता हूं कि ये हम सबकी सामूहिक सबकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी, बिल्कुल कि सर। मानवीय मूल्यों को सहेजने के लिए, और वो जो जवान दिन रात परिश्रम करके कड़ी धूप में खड़े हैं उनके लिए कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए, वो हम जी। सबको मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए। जी। जहां तक सरकार की बात है तो निश्चित रूप से बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे हैं विगत 2-2.5 साल में। जी जिस प्रकार से सरकार स्पंदन नाम से एक कार्यक्रम चला रही है, आप भी विदित हैं इससे, जी। कि मनोवैज्ञानिक और अवसादग्रस्त जो जवान हैं उनकी मूलभूत समस्याओं को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर, जैसे ट्रांसफर या कोई वेतन वृद्धि के संदर्भ में या कोई शिकायत के संदर्भ में कोई जांच पेंडिंग है तो उसको किस प्रकार से निपटारा किया जा सके। डीजीपी जो है पहली बार पुलिस परिवारों से डायरेक्ट बात करने का काम जो पुलिस डीजीपी के द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाता है, हफ्ते में 1 दिन। और उसके साथ साथ रेंज स्तर पर पुलिस कल्याण समिति बनाई गई है जिसमें 17 बिंदु तय किए गए हैं। जी। निश्चित रूप से जहां तक भत्तों के संदर्भ में है, उपासने जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सत्य है कि जो जिस रेशियो में बाकी विभागों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई थी, पुलिस विभाग उससे अछूता रहा है। खासकर जो आरक्षक वर्ग है, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्तों में और बाकी जो भत्ते हैं उसमें, उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। हाल ही में जो निर्णय हुए हैं 30 और 15 का जो मुफ्त भोजन का जो भोजन की राशि थी भत्ते की, उसको बढ़ाकर 80 और 15, और इस प्रकार से अनेक निर्णय लिए गए हैं। शहादत के संदर्भ में, उनके बच्चों के एजुकेशन के संदर्भ में। देखिए सिंह साहब, कोई भी सरकार होती है, मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा कि 15 साल काम नहीं हुए। निश्चित रूप से पुलिस परिवारों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई है। जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ के अब काम कर रही है, उस हाउसिंग सोसाइटी को फंड मुहैया कराना, जमीन मुहैया कराना, उनके बच्चों के लिए अलग से पुलिस स्कूल खुले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग शहरों में जिला स्तर पर। और जहां तक जो बात आई थी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई थी कि जो महिला कांस्टेबल खासकर होते हैं ट्रैफिक में, उनको शौचालय की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, उसके लिए नगर निगम स्तर पर भी हमने अभी देखा कि पिंक केयर करके एक उस प्रकार से जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से संचालित किए जा रहे हैं। कई चौक चौराहे पे हमने देखा कि जो विधायक मत की राशि से, यहाँ हम बात करें भगत सिंह चौक में जैसा बना है, माननीय ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, 1 मिनट का समय लेंगे जी। और सीधे चलते हैं एक बार उपासने जी के पास, कि उपासना जी, आपकी बात को बाकायदा सुरेंद्र जी ने माना, कम से कम एक धन्यवाद तो आपकी तरफ से बनता है। और इसके बाद फिर दूसरी बात है महिलाओं को लेकर के आपकी क्या राय है। महिला जवान जो बाकायदा वहाँ ड्यूटी करती हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं वर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि निश्चित रूप से जो पुलिस हाउसिंग का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम 15 वर्षों में दिखाई दिया जी। जो बहुत जर्जर अवस्था के भवनों में रहते थे, उनको एक सुसज्जित मकान जो है पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जहाँ जहाँ पर हमारे जवान हैं उन सबको, और अभी भी इस सरकार ने भी उसको अनवरत जारी रखा है निर्माण का। जी बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों के विश्राम के लिए स्थान बन जाए, उनके जो पुलिस के जवान हैं उनके लिए उस अभियान को आगे जारी रखा है, उसके लिए भी मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल। और निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं वास्तव में उनके लिए बड़ी समस्या, पूरी महिलाएं क्या पुरुष भी, मैं देखता हूँ जवान खड़ा रहता है, उसके लिए न तो कहीं शौच की व्यवस्था है, आखिर वो पेट्रोल पंप पे चला जाता है जी। या कभी कभी कहता है भैया मेरे ऑफिस में आके कि मुझको और वॉशरूम का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से जो परिस्थितियां बनती है तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। वो किसी के घर पर भी नहीं जा सकती, किसी पेट्रोल पंप पर भी नहीं जा सकती, किसी के ऑफिस में भी नहीं जा सकती। लेकिन उसके लिए यदि सर्व सुविधा युक्त उन हर चौक चौराहों पर केवल पुलिस के जवानों के उपयोग के लिए, जहाँ पर महिला
पुलिस की जवान ड्यूटी देती हैं या महिला जी की ड्यूटी विशेष रूप से लगती हैं, जी वहाँ पर उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि जी। वो आखिर कम से कम सर पेयजल और शौच की तो व्यवस्था होनी चाहिए। और जी। समाज की भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे जवान चौक चौराहों पर खड़े होते हैं, बिल्कुल उनकी चिंता करें। यदि आसपास आपकी दुकानें हैं, जी। आसपास आपकी है, तो उनको कहीं हाँ, कहीं एक थोड़ा बोतल सा पानी भिजवा देने पानी में क्या दे दें, जाता उनके है लिए आपका। बैठने की थोड़ी सी व्यवस्था करा दें जी, उनके लिए। बिल्कुल। तो ये एक मानवीयता है, हम उनको जानवर न समझें, हम उनको अपना भाई समझें, उनको बिल्कुल। अपनी बहन समझें, बिल्कुल। और उनके लिए हमारा कोई कर्तव्य है इस समाज का, ये मानकर यदि हम चलेंगे तो भाईचारे के भावना से उनका मनोमस्तिष्क भी ठीक रहेगा। जी। वो भी जिस प्रकार से कई बार कहते हैं कि भाई वो जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करते हैं, ये आरोप लगते हैं बार बार जी। मीडिया के माध्यम से भी और समाज के माध्यम से भी, जी। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता इस प्रकार से इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद हो जाती है, और वो जब सब गालियां सहकर सुनने के कारण उनका मनोमस्तिष्क बदलता है। जी। बाकी व्यवस्थाएं उनकी पारिवारिक रूप से यदि ठीक हो जी। जाए और उनको सब प्रकार की सुविधाएं मिल जाए, जी। उनका वेतन ठीक हो जाए, तो निश्चित रूप से वो अपने एक ही काम के कर्तव्य के प्रति उनका बोध जो है जागृत होगा, जी। और वो अपनी ड्यूटी जो है बहुत आसानी से करेंगे। उनके काम के घंटे भी तय हों। जो आजकल होता यह है कि वीआईपी ड्यूटी में लोग कितने घंटे काम करेंगे, न तो उनके भोजन के पैकेट ठीक से पहुंचते हैं, न उनके लिए पानी की व्यवस्था होती है, तो अंततः उनका क्रोध जो है जनता पर बरसता है, डंडों के माध्यम से और गालियों के माध्यम से, तो जनता उसकी शिकार होती है, और उनका क्रोध जो है वास्तव में उस समय उनकी अपनी पीड़ा के कारण होता है। लेकिन ये समाज और जवान और प्रशासन शासन सब मिलकर यदि उस समस्या का निराकरण करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि एक भाईचारा के साथ हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, उनको सहयोग करें, वो भी जनता का सहयोग करें, वो भी शिक्षण के बनाते वहाँ पर खड़े हों। केवल मेरे हाथ में डंडा है तो उसको चला लूँ, ये भाव से न खड़े हों कि मेरी ड्यूटी जो है समाज को शिक्षित करने की भी है, ये भी उनका भाव रहे। और ट्रैफिक के नियमों का पालन हो, थोड़ा सा कड़ाई भी बरतना पड़े तो बरतने की स्थिति में रहे, बार बार बरतना हो तब भी बरते, कि बार बार बरतने के बजाय छोड़ दें, यह उचित नहीं है। लेकिन समाज यदि जागरूक होगा, सरकारें जागरूक होंगी, स्थानीय प्रशासन जागरूक होगा, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मीडिया के माध्यम से भी यदि हम जागरण इसी प्रकार से बार बार करते रहेंगे, तो आपने जिस प्रकार से विषय को रखा है समाज में जाएगा, समाज भी सोचेगा, और बाकी जो इसके संबंधित पक्ष है वो भी विचार करेंगे। तो मैं मानता हूं कि निकट भविष्य में इसका निराकरण हम सब मिलकर कर सकेंगे। जी जी, बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। और आपको भी एक और कार्यक्रम में जाना है। सुरेंद्र वर्मा जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, इसमें किंचित संदेह नहीं है। लेकिन जो समस्याएं हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम उन सरोकारों तक पहुँचें, उन समस्याओं तक पहुँचें जिनका सरोकार आपसे है, और इसके लिए हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और हम जन सरोकारों के हर पक्ष को, हर अनछुए पक्ष को आपके सामने लाएंगे। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं और आइए समझते हैं सुरेंद्र वर्मा जी से कि इन जवानों के लिए और क्या क्या करने जा रही है सरकार। निश्चित रूप से सिंह साहब, किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। तमाम सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है जी। जवाबदेही और पारदर्शिता जो है कांग्रेस सरकार की मूल विशेषता रही है जी। सरकार का प्रमुख ध्येय है। बिल्कुल, इसमें जिस प्रकार से पारदर्शिता को लेके चौक चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं, बिल्कुल, जो सीजी कार्प के माध्यम से मोबाइल ऐप पर, अगर हमने देखा था पहले भी, हमारी जो महिलाएं होती हैं, हमारी जो बहनें होती हैं, वो थाना जाने से घबराती है जी, तो उनके लिए जो 14 तरह की सुविधाएं सीजी कार्प के माध्यम से मोबाइल पर जारी की गई है। और उसके साथ साथ जो पुलिस परिवार हैं उनकी सुविधा के लिए पहले हम देखते थे कि खासकर पुलिस विभाग में, गृह विभाग में सारे कानून सख्त होते थे, वन वे कम्युनिकेशन होता था। जो अधिकारी हैं वो अपनी बात तो कहते थे, लेकिन जवान के ऊपर क्या बीत रही है, उसके परिवार जो है किस प्रकार से शोषित और पीड़ित हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। तो मैं फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा कि भूपेश बघेल सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता मैं गृह विभाग के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से स्पंदन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके माध्यम से जो टॉप के अधिकारी हैं, जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, डीजीपी जो है, पुलिस परिवारों से प्रत्येक हफ्ता बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ रेंज स्तर पर
पुलिस कल्याण समिति का गठन किया गया है। जी। उसमें एक एक बिंदुओं पर पहले 17 बिंदु तय किए गए, उसमें जो है लगातार मीटिंग हो रही है, पुलिस परिवारों का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जो सुझाव आ रहे हैं उस पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल। मूल बात नीति और नियत की है सिंह साहब, यही मैं अंतर बताना चाहूंगा जी। कि अब छत्तीसगढ़ में जो हमारे पुलिस परिवार के लोग हैं, बिल्कुल। जो ट्रैफिक में हैं या दीगर कार्य में लगे हैं, जो हमें भयमुक्त वातावरण प्रदान करने अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, बिल्कुल। उनके जीवन और स्वास्थ्य की चिंता हमको करना चाहिए। मानवीय मूल्यों की संवेदना दिखाने का समय है। जी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पुलिस तमाम बल के राजनीतिक बच्चों के लिए स्कूल भी बिल्कुल, शुरू करवा स्कूल, दिया सरकार जी, ने। बिल्कुल यह बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और अभी अमलीडीह में पुलिस बल के जवानों के लिए आवास की भी व्यवस्था करवा दी। निश्चित रूप से। और इसके अलावा अगर हम बात करें न्याय की, थोड़ा सा विषयांतर करें, तो इसमें किंचित संदेह नहीं है कि भूपेश बघेल की सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। और जब भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात ज़रूर लिखी जाएगी कि एक बलात्कार के मामले में सरकार ने बाकायदा 24 घंटे के अंदर चार्जशीट कोर्ट में डाली और 10 दिन के अंदर उसका फैसला आ गया। इसे कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। निश्चित रूप से आप इसको कैसे देखते हैं? प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार बढ़ी है, छापेमारी बढ़ी है। पहले जी, हम बिल्कुल, देखते बिल्कुल। थे कि जो किराना दुकान है, खासकर स्कूलों के आसपास के पानठेलों में नशे की जो सूखे नशे का जो रैकेट था वो काम करता था। लगातार प्रत्येक जिले में एसपी के निर्देश पर जो सूखे नशे हैं उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई बढ़ी है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के चलते मामलों की संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है जी। लेकिन जितने भी संगीन अपराध है उसमें अपराधी तत्काल 24 घंटे से 3 दिन के भीतर पकड़े गए। बिल्कुल। 99% मामलों में अपराधी जो कार्रवाई का गिरफ्त में रेशियो भी तेज है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो ये सफलता है और इसका पूरा श्रेय गृह विभाग के तमाम कर्मचारी, अधिकारी, आरक्षक, पुलिस बल और आम जनता का भी सहयोग है। जी। जो कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, जी। जो क्योंकि ये इस समाज के ही हिस्से हैं, जी। यहीं से इंफॉर्मेशन आना है, तो बिल्कुल। आम नागरिकों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और यही जो भागीदारी है यही सफलता का मूल कारण है। जी। तो निश्चित रूप से ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो और जो मीडिया के लोग हैं जो चतुर्थ स्तंभ हैं, इनकी जागरूकता का भी लाभ पूरे समाज को और सरकार को मिलता है। इस प्रकार के अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। जी। और इसके साथ ही साथ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो हाइपर जवान क्यों होते हैं, तो उसके पीछे का जो कारण सामने निकल कर आया वो सबसे ज़्यादा साउंड पोल्यूशन उनको परेशान करता है। साहब दिमाग है, अगर कोई आपके पास 15 मिनट चीख दे तो आप हाइपर हो जाएंगे। वह जवान, उसके धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी, सैल्यूट करना पड़ेगा उसके धैर्य को कि वो अपने 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी के दौरान 103 डेसिबल तक के साउंड को बर्दाश्त करता है। और इसके बाद तब कहीं जाकर इक्का दुक्का कोई जवान हाइपर होता है, लेकिन उसके बाद भी ये चिलचिलाती धूप, साउंड पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, सारी जो चीज़ें हैं उनको कायदे से सांस भी नहीं ठीक से मिलती है साहब, कायदे की ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। इसी के लिए एम्स के कुछ चिकित्सकों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी जो साउंड पोल्यूशन है इसके लिए इनको ईयर मफ उपलब्ध कराया जाना निहायत ज़रूरी है और मास्क तो ज़रूरी है ही। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या इनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, तो इसके लिए आप सरकार को कुछ प्रेषित करेंगे या इसमें कुछ मदद करेंगे आप इनकी? निश्चित रूप से सिंह साहब, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और यही कारण है कि ये जो ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें आती है वही फीडबैक लेने के लिए इस प्रकार से प्रत्येक रेंज लेवल पर पुलिस कल्याण समिति का गठन किया गया है। जो लोग विपरीत परिस्थिति में जो काम करते हैं, जो ऐसे माहौल में रहकर हमें जो भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, उनकी बेहतर जीवन यापन के लिए, उनके बेहतर जीवन और स्वास्थ्य के लिए जो भी ये व्यवस्था होगी, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि प्रत्येक जिले में एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर और डॉक्टर की टीम भी स्पंदन कार्यक्रम के तहत कार्यरत है और प्रत्येक
जो रेंज है उसमें एक ऐसी कल्याण समिति गठित की गई है जो तमाम बिंदुओं पर सरकार को एडवाइस देने का काम करती है, और डायरेक्ट पुलिस परिवार के लोग जो हैं डीजीपी स्तर के अधिकारी से बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का हल रेंज स्तर पर ही निकालने की व्यवस्था सरकार ने की है। और ये गर्मी का मौसम आ रहा है सामने, धूप तेज होगी, और इसके अलावा कोरोना काल चल रहा है। लोगों की लापरवाही किसी से छिपी नहीं है, मास्क लोग पहनना नहीं चाह रहे हैं। आए दिन चौक चौराहों पर जब पुलिस कार्रवाई करती है, आज भी मेरे पास जहाँ तक खबर है 505 लोगों पर कार्रवाई हुई है, बिना मास्क पहने हुए लोग पाए गए। और जवानों के सामने एक तरफ जहां ट्रैफिक का चैलेंज है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल के जवानों पर यह भी भार है कि ये भी देख रहे हैं कि कौन बिना मास्क के जा रहा है, जबकि कोरोना किसी को नहीं छोड़ता साहब, वो चाहे पुलिस हो और चाहे आम आदमी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस बल के लोगों को क्या भरोसा दिलाएंगे कि उनको कैसे इससे बचाया जाएगा? क्योंकि टीका लगने के 28 से 1 महीने तक, 28 दिन से 1 महीने तक का समय माना गया है कि उस दौरान भी अगर आप संक्रमण में आए तो संक्रमित हो सकते हैं, इसमें किंचित संदेह नहीं है। सिंह साहब, निश्चित रूप से कानून का भय और डंडे से नियंत्रित कर पाना सभ्य समाज में नहीं, बिल्कुल जायज नहीं, जायज भी नहीं। जागरूकता हम सबके अंदर जो स्वयं से होकर जो हम अपना स्वनियंत्रण जो है और बेहतर नागरिक होने का परिचय दें। जी बिल्कुल। हम अधिकारों की बात तो हमेशा करते हैं, अपने कर्तव्यों को एक बार याद करें कि हमारे कृत्य से यदि किसी को तकलीफ होती है तो हम ऐसे कृत्य ना करें, किसी के जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में ना डालें। जो एडवाइजरी है, देखिए अभी तो टीके का ज्यादातर पहला चरण चल रहा है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं केवल उनको दूसरा डोज मिला है, और ऐसी खबरें हैं कि जो दूसरे डोज के भी 12-15 दिन बाद से वो टीका जो है असर करता है। तो अभी जो ये गाइडलाइन है, जो एडवाइजरी है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग, यही टीका है, और इसी को मानकर हम अपने से जागरूक नागरिक होने का परिचय दें। बिल्कुल, समस्त एडवाइजरी को पालन करें, तो तभी जो है ये सामूहिक कर्तव्य है हमारा। जी बिल्कुल। कानून का डर दिखाकर और किसी को सजा देकर हम इसको जबरदस्ती नहीं लाद सकते, ये सभ्य समाज के लिए उचित भी नहीं होगा। जी जी। और इसके अलावा उन जवानों को आप द न्यूज के मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी सुरक्षा के लिए चिलचिलाती धूप में बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी अन्य चीज़ के खड़े रहते हैं बेचारे, और 36 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को झेलते हैं। आगे बढ़कर यह तापमान 48 से 50 डिग्री तक जाएगा, तब भी वह जवान आपको उसी चौराहे पर नजर आएगा। आप क्या कहेंगे सुरेंद्र वर्मा जी अपने उस जवान को? निश्चित रूप से सिंह साहब, जो गृह और रक्षा में जुटे जवान हैं जी, उनके प्रति तो हम जो है आजीवन ऋणी रहेंगे। प्रत्येक नागरिक जो चैन से सो पा रहा है, चैन से अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन वर्क में जो जा पा रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी परिश्रम जो है इन जवानों की है, इन अधिकारियों की है। निश्चित रूप से ट्रैफिक की हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक दिन ये जवान अगर नहीं रहे उस चौक चौराहे पे तो क्या हालत होगी। हम देखते हैं जो ड्यूटी आवर में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे का समय और शाम को 4:30 से लेकर 7 बजे तक का समय, निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति की वजह से ही हम सुरक्षित घर पहुंच पाते हैं। हमारे बच्चे जो हैं स्कूल से घर तक आ पाते हैं, उनके हम आजीवन ऋणी रहेंगे। प्रत्येक छत्तीसगढ़ और देश का नागरिक जो है इन जवानों के प्रति अपना जो सैल्यूट है वो करता है, और सम्मान प्रकट करना हम सबकी जवाबदारी है। इनके सम्मान प्रकट करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के लोग अपने इन जवानों को। आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ के साथ।